नमस्कार बच्चों, मैं तरुण कुमार सिंह आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 2 के अंतर्गत पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियाँ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। नागार्जुन जी ने न केवल गद्य अपितु पद्य में भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर अपनी लेखनी चलाई है। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के शीर्षक अर्थात हिमालय की बेटियां की चर्चा करेंगे। शीर्षक हिमालय की बेटियां अपने आप में कई प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा करता है, जैसे हिमालय की भला बेटियां कैसे हो सकती हैं। बच्चों, लेखक ने यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण करते हुए उसे मनुष्य सदृश अर्थात मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी बेटियों की कल्पना की है। यहाँ पे हिमालय रूपी मानव, जिसकी बेटियाँ हिमालय से निकलने वाली उसकी विभिन्न नदियाँ हैं, जिसकी चर्चा लेखक ने इस निबंध में किया है, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ। बच्चों, अगर हम इस पाठ के सारांश की बात करें तो प्रस्तुत निबंध अर्थात हिमालय की बेटियां, इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर पहुंचने तक कई रूप धारण कर लेती है। मैदानी इलाकों में ये नदियां बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती हैं। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक श्री नागार्जुन के मन में आदर और श्रद्धा का भाव आना स्वाभाविक ही था। मैदानी भागों में नदियां माता स्वरूपिणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। इसलिए लेखक के मन में इन नदियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव आना अत्यंत ही सहज एवं स्वाभाविक सा है। लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती उसकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में देखते हुए उसकी बेटियों को अर्थात नदियों को जीवनदायिनी बताते हुए उसके विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। आगे लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियाँ क्यों अतृप्त यानी कि प्यासी सी हैं, तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है जाने ये किसी लक्ष्य की ओर भागती हुई बेचैन सी हैं। लेखक के मन में यह विचार पुनः आता है कि वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुँचकर इन नदियों की, हिमालय की इन बेटियों की प्यास बुझ सकेगी। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुँचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते, अर्थात वो दिन याद नहीं आता जब ये अपने पिता अर्थात हिमालय के गोद में अटखेलियाँ करती थी। बूढ़ा हिमालय इनकी इन नटखट क्रियाकलापों से परेशान तो अवश्य हुआ होगा, लेकिन यदि हम उससे यह पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी छोटी नदियां हैं। ये हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं। यानी हिमालय पर जो बर्फ़ की चादर है वह जब पिघलती है तो इन नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे लेखक ने बेटियां कहकर संबोधित किया है। और ये बूंदें जब इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती हैं
तो ये नदियाँ कहलाती हैं। मैदानों में नदियों को देखकर लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है। यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए यह सामान्य बात है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करता। कालिदास ने, यानी संस्कृत के महान रचनाकार कालिदास ने अपनी महान रचना मेघदूत में वेत्रवती अर्थात वेतवा नदी को प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहता है कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, परंतु लेखक इन नदियों को माता, बेटी तथा प्रेयसी का रूप भी देता है। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है, यानी पिता और पुत्री के रूप में हिमालय और बेटियों को लेखक ने यहाँ पे चित्रित करने का एक बड़ा ही मनोरम और महान सा प्रयास किया है। वह इन्हें बहन भी बना लेता है, क्योंकि तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलुज के किनारे जाकर बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताजा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा देती है। वहीं बैठा बैठा लेखक अपनी सतलुज बहन पर एक कविता भी लिख देता है, जिसे आप पाठ में देख सकते हैं। तो बच्चों, ये था पूरे पाठ का संक्षेप में सारांश।